हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। आज का वीडियो है हमारा अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड के एक टॉपिक है इन उत्तराखंड एलटी सिलेबस, जिसमें आपका है एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क पे आपको टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स बताने जो एनसीएफ 2005 के फ्रेमवर्क के ऊपर से रिलेटेड है। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द वीडियो। टॉपिक्स जो मैं इसमें डिस्कस करूंगी दैट विल बी फर्स्ट आई विल गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट एनसीएफ इज, then development of NCF 2005, guiding principles of NCF 2005, what were its implications or types of teaching methods। तो देखते हैं इसमें क्या, I'm so sorry, it's not types of teaching methods, it's not here, okay। now years of NCF, इससे पहले 2005 का हमने पढ़ना, लेकिन इससे पहले भी कुछ NCFs इंट्रोड्यूस किए गए थे। व्हाट वर दे? सबसे पहले आया था आपका NCF 1975 में, जिसने फॉलो करा थे आपके रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आपकी आई थी। 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी। इसके रिकमेंडेशंस को NCF करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 ने फॉलो करा था। इसके बाद आपका आया था NCF 1988, जिसमें फॉलो की गई थी एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस थी ऑफ 1986। दिस वॉज एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो ये NCF 1988 की एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करी थी। उसके बाद NCF 2000 आया था, जिसमें रिवाइज की गई थी 1988 की जो नेशनल करिकुलम पॉलिसी थी, ये वाली को ही हमने रिवाइज करा था 2000 वाली NCF में। देन केम NCF 2005 इन विच NCF 2000 की जो रिकमेंडेशंस था, जो भी उसमें कमियां कुछ थी, वो सब इसमें 2005 वाले में इन्होंने रिकमेंड करी थी, रिवाइज की गई थी। सो दीज वर द 4 years जब NCF को इंट्रोड्यूस किया गया था इससे पहले। अब देखते हैं आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट NCF 2005। सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो सीक करता है, जो प्रोवाइड फ्रेमवर्क जिसमें कि टीचर्स और स्कूल्स वो प्लान चूज कर सके जिसमें कि अपने एक्सपीरियंस से उनको जो लगता है कि बच्चों को ये चीजें पता होनी चाहिए। मीन्स करिकुलम टीचर्स और स्कूल ऐसा चूज करेंगे जिसमें खुद के एक्सपीरियंस से, जिससे बच्चों को बेनिफिट हो सके उनके एक्सपीरियंस से। ये एड्रेस करता है 4 इश्यूज को। कौन कौन से इश्यूज हैं ऑफ एजुकेशन? इसमें है आपका एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड असेसिंग लर्नर्स। तो ये 4 इसके 4 इश्यूज थे जो NCF 2005 ने एड्रेस करे हैं। NCF डिफर करता है फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस। कैसे डिफर करता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम और सिलेबस से इस तरह से आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अलग है, बिकॉज ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। पहले NCF जो थे वो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन जब NCF 2005 आया तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के ऊपर बेस किया गया। तो इतना आपको याद रखना है NCF, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि NCF 2005 किसके बेसिस पे था, किस बेसिस पे उसको उसकी थ्योरी दी गई थी। सो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस पे। देन है NCF 2005 owes its present shape and form to the flurry of ideas generated। ये किस तरह से शेप किया गया? जो आइडियाज जनरेट हुए थे, जो एक सीरीज थी ऑफ इंटेंसिव डेलिब्रेशंस बाय एमिनेंट स्कॉलर्स, जो अलग डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने थॉट्स प्रेजेंट करते, अपने आइडियाज दिए थे अलग अलग डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन इन द सेंस साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ और ये सब चीजें थी इसमें। फिर और अलग अलग डिसिप्लिन के स्कॉलर्स थे, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, NCERT फैकल्टी, ये सब यहाँ प्रेजेंट थे और इन सब ने अपने अपने आइडियाज दिए थे तो टू फॉर्म अ न्यू दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये सब आपका 2005 में हुआ था। तो आपको यहाँ पर से 2 चीजें, एक तो ये याद रखना है दैट इसके पर्पस क्या है, 4 इश्यूज के ऊपर इन्होंने बेस करा था अपना NCF को। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे, और इससे पहले बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर NCF बनता था। एंड थर्ड इज कि अलग अलग डिफरेंट डिसिप्लिन के लोगों ने इसको फ्रेमवर्क, इसको शेप देने में हेल्प करी। नाउ वी कम टू डेवलपमेंट ऑफ NCF 2005। डेवलप कैसे हुआ? देखिए NCF 2005 जो है वो बिगिन होता है जब उन्होंने अपना PDF, अपना जो डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करा था, तो उसको प्रेजेंट किया था टैगोर की कोटेशन से, जिसमें टैगोर का एक ऐसे है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इसमें टैगोर ने ये रिमाइंड करा था दैट अ क्रिएटिव स्पिरिट
and generous joy are keys in childhood, both of which can be distorted by an unthinking adult world. So इन्होंने ये बोला था कि जो भी क्रिएटिव स्पिरिट और जेनरस जॉय ये कीज हैं किसकी, चाइल्डहुड की, तो दोनों को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है अगर एडल्ट बाय एन अनथिंकिंग एडल्ट वर्ड. देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ये चीजें प्रोवाइड की जाए इन द करिकुलम. क्रिएटिव स्पिरिट भी उनका डैमेज ना हो और जो वो जॉयस तरह से वो पढ़ सके वो भी डैमेज ना हो. The National Steering Committee was set up under the chairmanship of Professor यशपाल. ये कमिटी सेटअप की गई थी. फाइनली डिस्कशन और पास किया गया था बाय केब, दैट इज योर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन. केब ने इसको डिस्कस करा, पास करा और 7 अक्टूबर में ये फाइनली इसको मंजूरी मिल गई, 7 सितंबर 2005. देखिए इसी स्लाइड से इतने क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे कि कौन से कोटेशन से, किसके कोटेशन से स्टार्ट किया गया था एनसीएफ 2005 को. तो आप टैगोर की कोटेशन बता सकते हैं और सिविलाइजेशन प्रोग्रेस ऐसे में उन्होंने बोला था. सेकंड, कब इसको फाइनली इसको पास किया गया, ऑन 7 सितंबर 2005. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन स्ट्रेस द नीड टू एम्प्लॉय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए इसको इसको ये जो पॉलिसी थी वो 2 मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर थी. एक थी आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और दूसरी थी आपकी कंप्यूटर लिटरेसी. तो इन दोनों को सेंट्रल मेजर सेंटर माना गया था पॉलिसी का, जो इनको स्पॉन्सर की गई थी. नाउ गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे ऑफ एनसीएफ 2005? फर्स्ट थिंग इज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग एंड रिटेनिंग ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल. ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये था इसमें कि जितने भी बच्चे हैं उनको इंक्लूड किया जाए और रिटेन किया जाए स्कूल में पहुंचने तक. एक होता है एडमिशन ले लेते हैं और फिर वो निकल जाते हैं स्कूल से, राइट. दोस्तों उनको रिटेन करने के लिए कि वो स्कूल में रहें, पढ़ें और पूरा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, तो ये इंपॉर्टेंस दी गई थी. Each child is irrespective of his differences in social, economic, psychological, physical, intellectual characteristics should be able to learn and achieve success in school. तो ये सब चीजें भले वो किसी भी सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से हो, बट उसको सब चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए अबाउट एजुकेशन, सो दैट वो अपने स्कूल एजुकेशन को सक्सेसफुली अचीव कर सके. दूसरा, ब्रॉडन किया जाए करिकुलम को टू इंक्लूड इन इट रिच इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ नॉलेज, वर्क एंड आर्ट. करिकुलम में सिर्फ ये नहीं कि आप एकेडमिक देखो, बट वर्क, अलग नॉलेज, अलग अलग ट्रेडिशन की नॉलेज, वर्क, कैसे क्राफ्ट करा जाए, तो ये सब दिया जाए. देखा जाए तो थोड़ा गांधीयन प्रिंसिपल्स जो थे, उनका नई तालीम वाला जो प्रिंसिपल था, उस पे भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी इसको माना जाता है. फिर आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्फोसिस ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इंटीग्रेटिंग ऑफ लोकल नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी. तो डिसेंट्रलाइज किया जाए एजुकेशन को और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से उनकी हेल्प के थ्रू उसमें एम्फोसिस किया जाए और उससे अलग अलग एरियाज में, जॉनर्स में ये चीजें एजुकेशन को पहुंचाया जाए ताकि एक प्रैक्टिस हो सके ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी. चिल्ड्रंस को सेंसिटिव बनाना पड़ेगा टूवर्ड्स एनवायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन. क्या एनवायरमेंट को सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना, तो इन चीजों को चिल्ड्रंस तक पहुंचाया जाए कि आपको उनको सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, that you cannot damage the environment, but you have to protect it. Then building a culture of peace by empowering individuals to live in harmony with oneself, one's natural and social environment. Peace as an integrative perspective for school curriculum. देखिए स्कूल में अगर आप देखें तो स्कूल्स में ऐसे नहीं देखा जाता है आप किस रिलीजन के, किस कास्ट के हैं या कुछ ऐसे. तो इसमें यही चीजें उनको बतानी है कि कल्चर, ऐसा कल्चर बिल्ड करना है स्कूल में कि वो पीस बन सके. यू कैन नॉट से कि ये दूसरी कम्युनिटी का है, ये दूसरे रिलीजन का है, दूसरी कास्ट का है, तो ये नहीं होना चाहिए. एक पीस होना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना है, तो वो एक इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए, सो दैट लोग हार्मनी में एक दूसरे के साथ रह सकें और अब एक दूसरे के सोशल एनवायरनमेंट से घुल मिल सके. सो इससे क्या होगा, पीस को इन्होंने मेन इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव माना है फॉर स्कूल करिकुलम. देन इज क्रिएशन ऑफ सिटीजनरी कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड कमिटमेंट्स टू प्रिंसिपल्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो चिल्ड्रन है उनको अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज बताना जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, तो उनको बताना. देयर आर आर्टिकल 12 से 35 तक आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं.
देन आर्टिकल पार्ट 4A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इनको आपको उनको बताना पड़ेगा बच्चों को कि ये आपकी ड्यूटीज और राइट्स हैं और आपको इनको फॉलो करना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस राइट्स। अब देख लेते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। In the construction, perspective learning is the process for construction of knowledge. Learners actively construct करें अपनी खुद की knowledge और connect करें new ideas को जो कि पहले के existing ideas है उनके basis पे और material activities presented to them. जो भी पहले के ideas हैं, पहले की materials, activities जो भी उनको बताई गई है उससे वो जो अपने खुद के new ideas हैं, new activities जो वो learn करें उसको construct करें। मतलब एक तरह से देखा जाए तो merge किया जाए ideas को, एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बनाया जाए ऑफ नॉलेज ऑफ आइडियाज। सो वन इज दिस इम्प्लीकेशन। सेकेंड इज लर्नर कंस्ट्रक्ट करे मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो उनके जो लर्नर्स सुनते हैं सीखते हैं तो उसको वो मेंटली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसको थ्रू एक्सपीरियंस, खुद एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ये यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट हो गया। देन स्ट्रक्चरिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज आर एसेंशियल फीचर्स एज द लर्नर्स प्रोग्रेस इन लर्निंग। स्ट्रक्चरिंग करना फिर उनको रीस्ट्रक्चर करना मीन्स एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिस करना अपने जो आइडियाज है उनको कैसे रियलिटी में लाया जाए। तो ये एक तरह का आपका लर्नर्स का प्रोग्रेस हो गया इन लर्निंग। देन एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स थ्रू रेलेवेंट एक्टिविटीज कैन फैसिलिटी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल इमेजेस। तो जो उनकी एक्टिविटीज है किस तरह से आप वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर मेन स्ट्रेस दिया गया था लर्नर सेंटर को। लर्नर्स के खुद के आइडियाज वो उसको जो उनके दिमाग में चल रहा है उसमें वो अपनी रेलिवेंट एक्टिविटीज करें सो दैट उनको वो ज्यादा एंगेज हो सके एक्टिविटीज में और उनका जो मेंटल एक सिनेरियो है वो बिल्ड हो सके, कंस्ट्रक्ट कर सके वो उस चीजों को। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोवाइड्स रूम फॉर नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग, शेयरिंग ऑफ मल्टीपल व्यूज and changing the internal representation of the external reality। यहाँ पर क्या होता है जब कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं तो इससे क्या होता है नेगोशिएशन आ जाता है ऑफ मीनिंग, शेयरिंग ऑफ मल्टी, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग से आप नेगोशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने ही थॉट्स आपके ही सबसे ऊपर होंगे, बट हर किसी के थॉट्स को साथ लेके चल सकते हैं जिससे कि एक्सटर्नली क्या रियलिटी है उससे आप अपना इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन उसे चेंज कर सके, बच्चे उसको अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सके। मीन्स वो सोचते कुछ है लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। सो दे नीड कोलैबोरेटिव लर्निंग फॉर दिस थिंग। अलाउइंग चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर देम टू रिलेट व्हाट दे आर लर्निंग इन स्कूल टू थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड। बच्चों को अलाउ करें कि आप क्वेश्चंस पूछें जो कि आपके लर्निंग से रिलेटेड है और उनको जो चीज नहीं समझ में आ रही है सो दैट दे शुड नो। लर्निंग इन स्कूल लाइक टू थिंग्स हैपनिंग, जो चीज बाहर हो रही है उनको वो अंदर पता चले। एक तरह से देखा जाए तो जीके अलग अलग काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स उन पे बहुत स्ट्रेस दिया गया और जहां नहीं पूछ रहे उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो उसके लिए और ज्यादा मोटिवेट किया जाए। उनको रोकना नहीं है बट यू हैव टू मोटिवेट, एनकरेज देम to ask more questions. Then encouraging children to answer in their own words and from their own experiences rather than simply memorizing and getting answers right in just one way. तो बच्चों को एक और चीज ऐड करिए, एक और एस्पेक्ट कि बच्चों का encourage करने के वो अपने आंसर्स खुद दें, नॉट सिंपली जो उन्होंने रोट लर्निंग करी है या जो लिखवाया है टीचर्स ने सिर्फ वो नहीं करना है बट अपने खुद के वर्ड्स में आपको children should be encouraged to give answers in their own word, not by memorizing but using their own words. Intelligent guessing must be encouraged. जब guessing work भी हो रहा है if they don't know the answer but intelligent guessing should be encouraged here. Not कि कुछ क्वेश्चन पूछा है कुछ irrelevant सा आंसर दे रहे हैं, मजाक नहीं, but intelligent guessing, right? तो ये इंटेलिजेंट गेसिंग होती है, एक तरह से आपको बहुत पास ला जाती है, रेलिवेंट आंसर्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं आंसर के। सो दिस टाइप ऑफ गेसिंग शुड बी एनकरेज्ड बिकॉज ऐसे में क्या होता है बच्चा अपना दिमाग ज्यादा यूज करता है क्योंकि वो जो उसके सामने प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन उसे दिया जाता है, तो चिल्ड्रन अपना खुद का गेस वर्क भी लगाते हैं, तो उस वे में ही लगाते हैं, उसी उस क्वेश्चन के थ्रू लगाते हैं कि ये इसका आंसर ये हो सकता है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह से एक्टिविटी को इस तरह से करना चाहिए तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट गेसिंग।
Okay, so this is for now, and NCF 2005 is very important topic in your Uttarakhand LT paper. In fact, not only in Uttarakhand but also in many other your teaching aptitude related examinations. So it is very important. Please do read. इसमें subjects के ऊपर भी है, साइंस में social science को कैसे पढ़ाना है, साइंस को कैसे पढ़ाना है, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाना है, different subjects were being introduced here, but we were more focusing because Uttarakhand LT में it was all about your टीचिंग मेथड्स एंड कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का बताया था. तो इसलिए हम इसे ये इस तरह से डील करेगा ये वाला वीडियो. अच्छा, 2000 NCF 2000 पे भी होता है, बट बिकॉज हमारे सिलेबस में 2005 था तो वी हैव गिवन मोर स्ट्रेस इन 2005. So okay, this is for now. In the evening, we'll meet in the evening and with few MCQs on teaching aptitude. Till then, take care everyone and bye bye.